He has published 5 books, 9 book chapters, completed 2 projects, and he will be speaking on the topic potential impact of climate change on maturity of freshwater fishes in Bihar and implication through agri-based aquaculture. I will request Surya Prasad to limit his lecture within 20 minutes. Okay, sir. सबसे नीचे नीचे हो और नीचे हाँ नीचे हाँ हाँ यही लास्ट है क्या कहाँ चला और कहाँ इफेक्ट ऑफ का इफेक्ट यहाँ पर है इफेक्ट यहाँ पर इफेक्ट है ये कहाँ से बड़ा होगा कहाँ से यहाँ से हाँ परम आदरणीय चेयर को चेयर इस सभागार में उपस्थित विद्वांसक जन, मैं कम समय लेते हुए मैं इस विषय पर इस सेमिनार में मछली का पोटेंशियल क्या है, इससे जो टेम्परेचर बढ़ रहे हैं इससे हम फ़ायदा क्या उठा सकते हैं, निगेटिव की ओर नहीं जा रहे हैं, मैं फ़ायदा की ओर जा करके मैंने 2 प्रोजेक्ट को फाइनल किया है। सो मैं समराइज मैं कम समय में करने जा रहा हूँ। इसका शीर्षक है पोटेंशियल इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इन बिहार। फोकस मेरा बिहार पर है, काम तो बाहर भी किया हूँ लेकिन बिहार में क्या क्या संभव है, क्या क्या टेक्नोलॉजी हम दे सकते हैं, इस पर मेरा ये है। ये ग्लोबल इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज बोल दिया गया है बहुत सारे विद्वान सज्जनों के द्वारा, मैं समय नहीं लूँगा इसमें। और इसमें थोड़ा सा ये ध्यान में ये रखना है कि इंक्रीज एवरेज सी लेवल सरफेस टेम्परेचर, जिसके कारण मछलियाँ इधर से उधर माइग्रेट कर सकती हैं और इसके लार्वी थर्मल शॉक के कारण मर सकते हैं, ये संभावना दर्शाई गई है। ये सी लेवल में हम आएंगे सिर्फ फ्रेश वाटर सिस्टम में, इम्पैक्ट ऑफ फ्रेश वाटर सिस्टम, हम इस पर चलेंगे आगे की ओर। फिश नेचर सुपरफूड, इसमें सभी प्रकार के करीब करीब न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स निहित है जो हम लोग को बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देते हैं और हम लोग इस ग्रोथ करते हैं। इसको बचाना अति आवश्यक है इस क्लाइमेट चेंज से। क्या क्या कर सकते हैं आगे, ये है इसका एरिया अफेक्टेड और इम्पैक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, मछलियों पर या एक्वाकल्चर पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका क्या हम फ़ायदा उठा सकते हैं, इसमें है। सबसे पहले ग्रोथ रेट ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल फिशेस एंड फिन फिशेस, इसका बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, आगे की ओर हम बताएंगे। डेविएशन ऑफ माइग्रेशन पैटर्न ऑफ फिश, ऐसा है कि जहाँ टेम्परेचर बढ़ेंगे तो वहाँ पर मछलियाँ दूसरे जगह शिफ्ट कर जाएंगी और जो जहाँ हम मछली ढूंढते हैं नदी में या दूसरे एक्वेटिक सिस्टम में वहाँ नहीं मिलती है। ये ऐसा होता है, ऐसा थर्मल के कारण होता है। पॉसिबिलिटी डिक्रीज फिश लैंडिंग, ऐसा गंगा रिवर सिस्टम में फिश लैंडिंग जब हम सर्वे कर रहे थे, बहुत सारे जो कोस्टल रीजन में जो किनारे में जो मछुआरे लोग थे अपना रोना रो रहे थे कि हमारा रोज़गार चला गया, अब गंगा में मछलियाँ नहीं मिल रही हैं। वो मछलियाँ जो इंडियन मेजर कार्प के नाम से जाने जाती थी, अब बहुत कम मात्रा में मिलती है। सीफरी भी इसका रिपोर्ट किया है। इसके बाद फिन फिशेस एंड सेल फिशेस सेंसिटिव लो ऑक्सीजन लेवल, जिसमें हाइपोक्सिया, नंबर ऑफ लार्वी सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन, ऐसा मैंने अपने लैब में ऑब्जर्व किया है और नेचुरल सिस्टम में तो ऐसा होता ही है। राइज सी लेवल, जब सी लेवल बढ़ेंगे, बहुत सारे बोले हैं, तो इसमें क्या मछली पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका हमने चेंजेज इन सरफेस सैलिनिटी, जब सैलिनिटी चेंज होंगे तो उस एरिया में जो उसके लार्वी हैं वो मर सकते हैं
वो ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, और इसमें फाइटोप्लैंक्टन या जो प्लैंक्टन जो पलट रहे हैं वो भी दूसरे जगह शिफ्ट कर जाएंगे, वो भी ग्रोथ नहीं करेंगे। ये ऐसा ये आगे है। ओशियन एसिडिफिकेशन, जब इसमें ओशियन स्टोर 50 टाइम्स मोर CO2 दैन द एटमॉस्फेयर, ऐसा वैज्ञानिकों के द्वारा ऑब्जर्व किया गया है। इंक्रीज इन CO2 अपटेक एट 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर ग्लोबल वार्मिंग, जब अभी रिपोर्ट जो दिया गया है, जब 21st सेंचुरी के एंड तक हम जाएंगे तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड संभावना दर्शाई गई है कि टेम्परेचर बढ़ेगा। अभी जब टेम्परेचर बढ़ने से जो अभी हम जो देख रहे हैं, नवंबर के महीने में हम फ़ैन चला रहे हैं, आने वाला समय में क्या होगा और हमारे एक्वेटिक जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम लोग को आगे की ओर सोचना है। इसमें एक और डिक्रीजेज इन मोलस्कन एंड क्रस्टेशियन लेवल, जब एसिडिफिकेशन हो रहे हैं ओशियन में, तो उसमें जो क्रस्टेशियन है, मोलस्कन्स है, उसका जो कैल्शियम की ज़रूरत पड़ता है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, उसका उत्पादन भी कम हो रहा है। वो जो कोस्टल एरिया में जो रहने वाले मछुआरे हैं, फिशरमैन हैं, वो धीरे धीरे उनके उत्पादन कम होने से उनका भी ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो रहे हैं। इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जो हमने करीब करीब 20 सालों में देखा, आप लोग भी गए होंगे सीशोर की तरफ, इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैचरी, जो क्रस्टेशियन का हैचरी वहाँ डेवलप हो गया है किनारे में। जब आप सीशोर पुरी में घूमेंगे तो पहले घूमने के लिए बहुत जगह थे, लेकिन जहाँ जहाँ हैचरी तैयार हो गए उसका सीड प्रोडक्शन करके अब पंजाब और हरियाणा और बिहार में उसका सीड को दिया जा रहा है। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है इसका। अब इसमें एक ध्यान और देना है कि इनलैंड और मेरीन वाटर, मेरीन सिस्टम में जो प्रोडक्शन है स्टैगनेंट हो गया है, नहीं के बराबर है, जैसे चल रहा है वैसे, और हम लोगों का पॉपुलेशन बहुत बढ़ते जा रहा है। इसमें इनलैंड सिस्टम में सिर्फ एक्वाकल्चर में हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इनलैंड सिस्टम में जो रिवराइन सिस्टम है उसमें हमारा जो फिश का प्रोडक्टिविटी है, फिश का प्रोडक्शन दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है। सीफरी सेंटर ने सीड को लॉन्च उसमें गिरा रहे हैं, दे रहे हैं कि इसका प्रोडक्शन बढ़े। क्या करना है गंगा रिवर सिस्टम में, मेरा मेन 2 कंपोनेंट्स लेकर मैं चला हूँ, 2 प्रोजेक्ट को फाइंड अप किया हूँ। पहला प्रोजेक्ट प्रॉन का, यहाँ पर बहुत सारे विद्वान सज्जन बैठे हुए हैं। आप जानते होंगे गंगा में बड़े बड़े प्रॉन आज के 20-30 साल पहले मिलते थे, आज नहीं मिलते हैं। उसका क्या कारण हो सकता है? पहला कारण फरक्का डैम बनने से और उसमें जितने भी केमिकल चेंजेस जो हुए हैं वाटर में, उसके कारण ये लॉस कर गए। कतला में टेम्परेचर इफेक्ट का क्या प्रभाव है, 2 फाइंड आउट है। ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ सेल फिशेस, इसका प्रोजेक्ट अभी चल रहा है मेरे पास। इसका ये नॉर्थ बिहार में हम इस पर ये देखना चाहते हैं कि यहाँ जो निम्न वर्ग के लोग हैं, मीडियम स्तर के लोग हैं, वो इसको बहुत चॉइस करते हैं, बहुत खाते हैं। इसमें न्यूट्रिशन पावर बहुत अधिक है, इसको बचाना अति आवश्यक है। इस मिथिलांचल की धरती पर मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि जो मखाना का जो कल्चर हो रहा है, उसी मखाना में ये अपना ब्रीडिंग हाउस या उसका हैबिटेट है, ये इसका स्नेल का। और यहाँ के जो फार्मर अब उस पर स्प्रे कर रहे हैं, केमिकल स्प्रे डायरेक्ट वाटर में मिल रहा है, और इसकी डाइवर्सिटी आने वाला समय में ऐसा ना हो कि ये 20 साल में 15 साल में विलुप्त हो जाए। इसको कैसे बचाएं? सीड प्रोडक्शन करके और इसका और अलग से इसका मैनेजमेंट करके बचाया जाए। ये मार्केटिंग है, लोग इसको खाते हैं, बेचते हैं। ये ऐसा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो सकता है अगर इस और ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर ना बढ़ेंगे, तो ये केमिकल का यूज करेंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये मेरा सर्वे का रिपोर्ट है जो पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, ये डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं करीब करीब मखाना उत्पादन करने वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और बहुत तीव्र गति से इसमें वृद्धि हो रही है मखाना का। लेकिन ये जो सेल फिशेस हैं, जो 2-3 बताए, ये सेल फिशेस यहाँ डिक्लाइन कर रहे हैं।
पूर्णिया में जो सेल फिशेस बेचे जा रहे हैं ये समस्तीपुर से और सारण से मंगा करके वहाँ बेचते हैं लोग। तो ये और भी कारण हो सकता है मे बी, लेकिन मखाना भी एक है जो उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। इन न्यूट्रिशन कंपोजिशन ऑफ सेल फिशेस, अब हम देखते हैं एक्वेटिक फूड की तरफ बढ़ेंगे। जब आप गोवा जाएंगे तो एक्वेटिक फूड मिलता है खाने के लिए, जब यहाँ हमारे पास अवेलेबल है तो इसमें देखिए पाला ग्लोबोसा, जिसको हम लोग एप्पल स्नेल भी बोलते हैं। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, सोडियम, पोटासियम बहुत ही रिच मात्रा में मिल रहे हैं। इसको खाने पर बहुत तरह के रोग को भी निदान किया जाता है, ऐसा आदिवासी लोगों को कहना है और ऐसे वो यूज करते हैं। इसका अभी हम लोग उसमें करने जा रहे हैं, क्या क्या उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन कंपोजिशन ऑफ फिन फिशेस। अब हम बिहार के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें, आप इस पर आते हैं। ईयर वाइज स्टेटस एस्टिमेशन एस्टिमेटेड ऑफ फिश प्रोडक्शन एंड डिमांड इन बिहार लाइक में। अब हम इसको जब डाटा देखते हैं 2010 और 2011 में, तो 2.2 लाख टन प्रोडक्शन था, लेकिन इसका डिमांड सीधा दुगना था। हम दूसरे राज्य पर डिपेंड करते थे और बाहर से मछलियाँ आती थी, लेकिन आज के समय में 1920 के स्पेस में ये देखते हैं तो इसमें प्रोडक्शन 6.41 और डिमांड 8.82 है। तो हमने बहुत सारे दूरियां को गैप किए हैं और इसमें एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की ज़रूरत है। ये प्रोजेक्ट का पहला ऑब्जर्वेशन है। मैंने पॉन्ड इकोसिस्टम की IMC मछली को ऑब्ज़र्व किया। इसको मैंने गोनाडल मैच्योरिटी को ऑब्ज़र्व किया कि ये प्रत्येक महीने में इसका गोनाडल मैच्योरिटी कितना कैसे डेवलप होता है, कैसे चेंज होता है और इसमें से क्या हम निकाल सकते हैं, क्या हमें ह्यूमन के लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो इसमें हमने पाया कि मछली जनरली ब्रीड जून जुलाई में करती है, ऐसे लिटरेचर भी है। लेकिन जो ये ऑब्जर्वेशन है इसमें एवरेज टेम्परेचर जब देखते हैं तो फरवरी के लास्ट वीक से ही टेम्परेचर राइज अप होना शुरू हो जाता है इन केस ऑफ बिहार और ग्लोबल में। ऐसा जब 20 से ऊपर टेम्परेचर जब बढ़ रहे हैं फरवरी में, तो मार्च से ही मछलियाँ खास करके जब इसमें ये IMC का जो मिर्गल है, मिर्गल फिश में अप्रैल में ही मैच्योर्ड मैंने देखा इसका गोनाडोसोमैटिक इंडेक्स को ऑब्जर्व करके। तो ये कहना ये है कि ये मार्च से लेकर के नवंबर तक जो टेम्परेचर का पीरियड है, ये लॉन्गर पीरियड है। इसमें मछली को हम ट्रिपल फोर्थ पीरियड में हम ब्रीड करवा सकते हैं। जो फार्मर मई जून में तालाब में सीड को जो डालते हैं, ग्रो आउट करते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ अगर GIS निकाल के उनको समझाया जाए, फार्मर तक पहुंचाया जाए, तो मछली जो IMC मछली है, इंडियन मेजर कार्प है, मार्च अप्रैल या मार्च के फर्स्ट वीक में ही सीड प्रोडक्शन मिल जाएगा और हम उसमें तालाब में पालन कर सकते हैं। 1 साल के अंदर ही 2-3 बार इसको ब्रीडिंग कर सकते हैं। ये कंक्लूजन एक प्रोजेक्ट सबमिट किया गया है। अब कंप्यूटर एक जो हम अभी प्रॉन की बात कर रहे थे, ये वेरी इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है जिसमें बोन नहीं होते हैं, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन ईयर वाइज किया गया है। आज के ये 56 में डॉक्टर झिंगरन साहब ने ऑब्जर्व किया था कि ये प्रॉन गंगा नदी में कानपुर तक मिलते थे और पूरे साल मिलते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वैज्ञानिक ऑब्जर्व किए, इसकी डिक्लाइनिंग घटते गई। हमारा जब मौका मिला इस पर काम करने का 2001 में, तो सिर्फ पटना तक ही सिमट के रह गया था और मैंने मई टू अक्टूबर तक ऑब्जर्व किया था। फिर मौका मिला DST के प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, तो 7 से 10 में मैंने देखा तो जून टू अक्टूबर पटना के पास ही सिमट करके रह गए। ये भी धीरे धीरे कम होते गए। फिर 18 से 19 में देखे डिसअपीयर इन पटना, वहाँ अब मिलते ही नहीं। धीरे धीरे अब जब हम देख रहे हैं सेल फिशेस का, ये तो बहुत ही माइन्यूट 1 kg 2 kg में मिलते हैं, वो भी मई टू अगस्त भागलपुर तक।
अब ऐसी समस्या आ गई तो कैसा टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, तो मैंने प्रयास किया कि इसका क्यों न सीड प्रोडक्शन किया जाए। तो सीड प्रोडक्शन मैंने लैब में इसका किया। सबसे पहले मैंने गंगा रिवर में इसके बैरिड प्रॉन को रखा कि हो सकता है फ्रेश वाटर में ही ब्रीड करती होंगी, हैच करते होंगे, लेकिन ये सभी डेड कर गए। लेकिन ऑब्जर्वेशन से पता चला कि इनके बच्चे पानी के धारा के साथ बह करके समुद्र में जाते हैं और समुद्र से फिर माइग्रेट हो करके नदी में आते हैं। ये इनका काल चक्र है, जीवन चक्र है, जिसके कारण ये फ्रेश वाटर में इसको हम सीड प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो समुद्र से पानी ला करके पटना ICR में मैंने इसका सीड प्रोडक्शन का काम, नया टेक्नोलॉजी बिहार के लिए, इस रीजन के लिए नया टेक्नोलॉजी दिया गया। सॉरी, ये इसमें 3 वैरायटी के प्रॉन्स हैं। जो गंगा में प्रॉन्स मिलते हैं उसका नाम है मैक्रोबैकियम गंजेटिकम। ये 3rd लार्जेस्ट फ्रेश वाटर प्रॉन है। ये 3 सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर प्रॉन है, मैक्रोबैकियम रोजनबर्गी, मैक्रोबैकियम मालकोमसोनी और मैक्रोबैकियम गंजेटिकम। ये गंगा में पाए जाने वाले प्रॉन जो है मैक्रोबैकियम गंजेटिकम है। ये गंगा के नीचे, ईस्चुरी के नीचे, ईस्चुरी साइज में ये दोनों प्रॉन मिलते हैं। नेक्स्ट, अब हम इसको देखते हैं कि कैसे, ऐसा ना हो कि रोजनबर्गी को ला करके यहाँ कोई डाल दें और कहे कि रोजनबर्गी मिल रहा है, ऐसा नहीं है। इसका ऑब्जर्वेशन किया गया है माइन्यूटली। मैक्रोबैकियम रोजनबर्गी ये माइग्रेट सिर्फ 200 किलोमीटर तक समुद्र से नदी की ओर बढ़ते हैं, उससे आगे ऊपर नहीं जाते। मालकोमसोनी की स्थिति ऐसी है कि माइग्रेशन 1300 किलोमीटर तक जाती है, लेकिन अब ये मिलते नहीं हैं। और गंजेटिकम ये भी 1400 किलोमीटर तक, अप टू कानपुर तक ये रिपोर्ट किया गया है, लेकिन अब मिलते नहीं हैं। लेकिन इसका सीड प्रोडक्शन सबसे पहले डेवलप किया गया 1969 में। ऊपर वाला जो मैक्रोबैकियम रोजनबर्गी है, मालकोमसोनी का 1901 में, और एम गंजेटिकम का जो गंगा रिवर प्रॉन में है ये 2000 में किया गया सर्वप्रथम वैज्ञानिकों के टीम के द्वारा, जिसमें मैं भी इंक्लूडिंग था, PhD वर्क। इसका बिहेवियर बहुत ही दूसरे IMC जो है इंडियन मेजर कार्प से भिन्न है। ये नॉकटर्नल है, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर करेंगे तो ये आपस में खा जाते हैं, एक दूसरे को खा जाते हैं। टेरिटोरियल बिहेवियर है, सोशल बिहेवियर है, कैनिसबलिस्टिक नेचर है, पैग्नेसियस है, वोरेसियस है, ओमनीवोरस है, बॉटम फीडर है, बॉटम डोलर है। ये सब इसमें बहुत सारे बिहेवियर डेवलप हैं। इसको कंट्रोल किया जाता है कंट्रोल कंडीशन में। एक कंडीशन मैंने बताया कि ये जो प्रॉन है 2 फेज होते हैं, ग्रो आउट फेज और एक हैचरी फेज। ग्रो आउट फेज में फ्रेश वाटर रिवराइन सिस्टम में ग्रो करते हैं, लेकिन जो हैचरी फेज है, हैचिंग फेज, वो ईस्चुरी में जाते हैं इसके बच्चे पलने के लिए, फिर पल करके आते हैं। तो ये ICR पटना का ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जो इंडोर हैचरी सिस्टम निर्माण किया, उसमें सीड प्रोडक्शन किया। मैंने सोचा कि इंडोर कितना कंट्रोल कंडीशन में घर में बंद करके इसको सीड प्रोडक्शन करेंगे, बाहर रख के देखते हैं, चूँकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हो सकता है इसमें बढ़े। लेकिन बाहर भी मैंने ट्राई किया, बाहर भी इसका सीड प्रोडक्शन